हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M&M by A। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर से मिलते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। अब काफ़ी बच्चों के मुझे कॉल्स भी आए हैं और कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि हमें 11th क्लास का भी शुरू कर दीजिए हमारा। तो आज से मैं 11th क्लास का भी साथ में शुरू कर रहा हूँ, बीच बीच में जब से टाइम लगेगा 12th 11th और धीरे धीरे मैं 10th का भी एक दो दिन में 10th का भी शुरू करूँगा। तो जो बच्चे आपके आसपास में 10th 11th 12th के जो भी बच्चे हैं उनको आप इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा उनसे, ताकि वो भी इस चैनल को देख सकें और इसके वीडियो को अगर क्या पता किसी के अगर अच्छा लगे तो वो ज़रूर लाइक ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा, और हो सकता है कि कुछ अच्छा भी कर पाए, वो अच्छे समझ पाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना 11th क्लास का मैथमेटिक्स। और 11th क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी आप 11th क्लास में आते हैं तो एकदम से आपका मेंटल लेवल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, एकदम से आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि 9th और 10th में जनरली क्या होता है, स्कूलों में NCERT की बुक फॉलो की जाती है, और NCERT में जब आप करते हैं तो उसमें बेसिक नॉलेज तो बन जाती है मान लिया, बट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो मोस्टली स्कूल्स में 9th 10th में NCERT लगती है और 11th 12th में कोई हायर लेवल जैसे RD शर्मा या एलिमेंट्स की बुक लग जाती है, और उनका लेवल NCERT से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उनसे हाई लेवल के होते हो। तो जब वो बच्चे उस बड़े लेवल की बुक को देखते हैं तो वो एक बार तो हथियार डाल देते हैं, मतलब कहने का मैथ्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, हमें नहीं, हमसे नहीं चलेगा मैथ। ठीक है, तो इसलिए आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होगा, ये हाई लेवल की मैथ आ चुका है, ये इतनी मोटी बुक कहाँ से आई, क्योंकि 10th में तो छोटी सी पतली सी बुक होती है NCERT, लेकिन 11th क्लास में दो दो वॉल्यूम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बना के बन जाते हैं जैसे किसी बुक में। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेंगी, क्यों आप मोटी बुक देख के घबरा जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि आप इतनी मोटी मोटी बुक कैसे करेंगे मैथ की। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको ठान लें कि हमें करना है तो बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। बस मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल से के साथ बने रहिएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको धीरे धीरे मैथ्स का जो फोबिया होगा अगर कहीं पर, अगर पहले से कभी है, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना 11th क्लास का मैथ्स। और 11th क्लास में जो ध्यान रखिएगा, आपका 50 to 60% पोर्शन 11th क्लास का 12th से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहाँ पे वो पोर्शन आएंगे मैं आपको बताऊंगा जरूर कि वो कौन से पोर्शन है, क्योंकि आपने जो 11th में आप अच्छे से कर लो अगर, तो 12th में आपको परेशानी नहीं आएगी। 12th में आपको बेस बन जाएगा, 12th के लिए आपको और बच्चों से आप आगे रहोगे। जब वो क्वेश्चन पे जैसे ऐसे अपना सिर खुजाते होंगे कि सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, उस टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा, आपको याद आएगा हाँ ये तो 11th में उन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा और वो कॉन्फिडेंस भी बनता है उससे। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड बने होगा कि आपको ये चीज़ें तो पहले से आती है यार मुझे, तो आपको खुद महसूस होगा। तो ये मेरे साथ बने रहेगा इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, सेकंड चैप्टर फिर आएगा रिलेशन फंक्शन, जो 12th का मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर 12th क्लास का है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो नॉर्मल सा लेवल है, नॉर्मल सा लेवल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का जो आपका नाम है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होती है, सिंपल सी बात है, सेट के बारे में आपको बताया जा रहा है। सेट क्या होता है, देखिए सेट कब बनता है, सेट बनता है जब भी हम किसी चीज को इकट्ठा करके लिखते हैं। इकट्ठा करके लिखना, जैसे सपोज आपकी क्लास में आपके टीचर ने बोल दिया कि मॉनिटर को बोल दिया आगे कि आप लिस्ट बनाइए अपनी क्लास के बच्चों की, तो आप क्या करोगे, आप नेम या तो सीरियल वाइज लिखते जाओगे या फिर कोमा लगा लगा के लिख लोगे, अगर वैसे भी कर सकते हैं। तो जो आपने जो कलेक्शन तैयार किया है बच्चों का, उसी कलेक्शन का नाम ही सेट है। ठीक है ना, उस कलेक्शन का नाम ही सेट है। अब वो कलेक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है, बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, रिवर्स का कलेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना दैट इज नोन एज सेट, उसको सेट बोला जाता है। किसी भी चीज़ का, हमारी फैमिली है वो भी एक सेट है। ठीक है ना, फैमिली भी बोलते हैं सेट को, क्योंकि सेट जो हमारी फैमिली है उसमें हम अपने मम्मी पापा का नाम, अपने भाई बहन का नाम लिखते हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली बन जाती है उस सेट के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक सेट ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जब भी होगा तो वो सेट बन जाएगा। अब वेल डिफाइंड से मतलब क्या है, वेल डिफाइंड यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इसके बिना क्या आप नहीं लिख पाओगे कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बताइए क्या, तो गलत माना जाएगा। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब, वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइंड हो। अच्छे से डिफाइंड का मतलब क्या समझोगे, मतलब उसका मीनिंग निकलना चाहिए। आपको मीनिंग निकलना चाहिए, ये क्या चीज़ है। अब मीनिंग का मतलब होता है कि आपसे जो बोला गया ना उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब क्या हुआ, आपसे बोला गया, आपके टीचर ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि आप अपने मनपसंद के फेवरेट, आपके फेवरेट जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके उसके लिस्ट बना दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सेट जो होता है दैट इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अगर वो क्वेश्चन किसी को भी दिया जाए तो आंसर सेम ही लिखे हर बच्चा। जैसे आपकी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं तो आप 40 के 40 स्टूडेंट्स वही आंसर दें तो वो सेट बनता है, वेल डिफाइंड बनता है। ध्यान रखिएगा, तो हर क्वेश्चन का आंसर जब सेम आएगा यानी कि हर बच्चे का आंसर सेम होगा तो हम उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जिसमें हमारा वेरी करे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट ABCD, मान लीजिए ए स्टूडेंट है, उसको कोई क्रिकेट प्लेयर अच्छे लगते हैं, वो अपनी लिस्ट अलग बनाएगा। अब B स्टूडेंट कोई दूसरा बच्चा है वो क्या करेगा, अपनी लिस्ट अलग बनाएगा। C स्टूडेंट अपनी लिस्ट अलग बनाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे D, E, F बैठे हैं मान लीजिए, उनकी लिस्ट सबकी अलग अलग बनेगी, और अलग अलग बनेगी तो वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेट की डेफिनेशन है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अब आते हैं इसकी नोटेशन के ऊपर। सेट की जो नोटेशन है वो होती है कैपिटल, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कोई भी XYZ कोई भी, ठीक है, कैपिटल होना जरूरी है। सेट की नोटेशन पूरी फैमिली को एक नंबर से, एक सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना होता है, डबल नहीं लेना, सिंगल, वो भी कैपिटल, ध्यान रखिएगा। तो इज इक्वल टू, जैसे सेट कोई फैमिली है A, और सेट की जो नोटेशन है वो करली ब्रैकेट्स होती है। सपोज यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में लगा रहा हूँ तो ये आपका सेट बन जाता है। अब ये सेट जो आया आपका सामने, अब इसमें और यहाँ पे जो बीच में ब्रैकेट्स के बीच में क्या मैंने जगह छोड़ी, उसमें क्या आएगा, इसमें आएंगे जो मेंबर्स हैं, जो इसके इस फैमिली के मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का कलेक्शन बनाइए, सेट बनाइए, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए सेट को मैंने A नाम दे दिया, या फिर आपको बोला जाए वो रख दीजिए, अदरवाइज अपनी मर्जी से ABCD लिख सकते हैं, A, B, C कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाइए, कलेक्शन बनाइए, तो आप क्या करोगे, A, E, I, O, U। अब देखिए आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि जैसे A, E, I, O इकट्ठा कोई नाम लिखते जैसे RAM राम हो जाता है, तो आप इसको सेपरेटेड बाय कॉमास भी करेंगे। तो जो भी नाम है, अब ये नहीं है कि आपने क्लास के बच्चों के नाम लिखे, किसी का नाम राम है तो R, A, M नहीं करना, नाम के बाद कोमा लगाना है, दो नामों के बीच में कोमा लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ों के बीच में हमेशा कोमा आएगा लास्ट तक ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपके पास A, E, I, O, U इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स आपको अच्छे से पता है, तो ये जो होते हैं दीज आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो अब बात आती है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अब पता लग चुका होगा, जो उसके फैमिली के मेंबर होते हैं तो उनको आप एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे A, वो मेंबर है किसका, सेट A का, सेट A का मेंबर है, तो इसकी नोटेशन है बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। या फिर इज मेंबर ऑफ, इज मेंबर ऑफ, A is member of A, small a is member of capital A, या A belongs to A, कैपिटल A, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई भी, आपको लिखना थोड़ी है क्या मतलब है, आपको सिर्फ मन मन में रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये थोड़ी पूछेगा क्या है इसका मतलब, सिंबल होना चाहिए। और सिंबल बनाना बहुत ईजी है, पहले C बनाइए और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, E जैसा होता है एप्साइलन, आपने फिजिक्स अगर आप साइंस है तो आप थोड़ा बहुत सुना एप्साइलन, वैसा ही सिंबल है ये, तो वो लगाना आपको। तो ये आपका बिलोंग्स टू। अब सपोज मैं कहता हूं B और A, अब B और A में क्या लिंक हुआ, B और A में वही लिंक हुआ जो हमारे पड़ोस के किसी बच्चे का हमारी फैमिली के साथ होगा, सिंपल सी बात है। जैसे ये इसकी फैमिली का है तो ये इसका फैमिली का मेंबर है। अब पड़ोस का कोई बच्चा है, मान लीजिए आपकी साइड वाले पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, तो वो आपकी फैमिली से बिलोंग थोड़ी करेगा, तो वो उसमें क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू,
तो जो इस सेट में नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू, और जो इस सेट में है वो बिलोंग्स टू का सिंबल आता है उसमें। ठीक है, तो ये आपकी नोटेशन है सेट्स की। अब कुछ प्री डिफाइंड सेट की बात करते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड, उसमें आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, ऑलरेडी गिवन होते हैं, वो पहले से ही पता, आपको ये नहीं है आपको सोचना है उसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज याद कीजिएगा। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं काउंटिंग नंबर, इसको आप कहते हैं, काउंट करते हो जिनसे। तो काउंट करते हैं किससे? मैंने कहा सेट है, नहीं प्री डिफाइंड सेट है, तो सेट के लिए नोटेशन करली ब्रैकेट्स है। अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं आप जानते हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अब नहीं पता कहाँ तक जाएगा, काउंटिंग कहाँ तक होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका है नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट जो प्री डिफाइंड सेट है, पहले से ही आपको मतलब ये पता होना चाहिए, एन का जब कभी भी कैपिटल एन कभी मैथ में नजर आएगा, आपको पता होना होगा वहाँ पे ये नेचुरल नंबर की बात की जा रही है कि आपको 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लेके जाने हैं, कोई भी 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं। दूसरा जो एन के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से शुरू होने वाले। अगर नेचुरल नंबर के जीरो से शुरू कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये भी प्री डिफाइंड सेट है, डब्ल्यू से डिनोट कर, बहुत रेयर यूज होता है, रेयर ही है। ठीक है, नेचुरल से ज़्यादातर नेचुरल आता है या इंटीजर्स आते हैं। उसके बाद आएगा इंटीजर का सेट। अब इंटीजर क्या होते हैं? 10th में पढ़ा हुआ आपने। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव सभी आते हैं विदाउट फ्रैक्शन वाले, सिंपल। जैसे नेगेटिव माइनस से चलता जा रहा है, वहाँ से -3 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर -1 0 1 2 3 एंड फिर आगे चलता जाएगा। मतलब इधर से आया उधर तक चले गए। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन आई पर पता नहीं कहाँ से आई, हमें दूर से नजर आएगी और उधर दूर तक चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हमारे सामने इंटीजर आएगा, तो इंटीजर भी वही चीज़ है, बस फ्रैक्शन नहीं लेना है, डेसिमल नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेशनल, क्यू से डिनोट करते हैं इसको, रेशनल क्या होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा, 10th में पढ़ा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होता है। तो रेशनल नंबर में फॉर एग्जांपल पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं जो भी, पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप का जो भी कुछ होगा दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या आते हैं? आपको पता है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। ठीक है, पाई इरेशनल है, तो ये आपके पास इरेशनल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट है इरेशनल नंबर। वो ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत रेयर काम है, रेयर ही आता है। ज़्यादातर आपके नेचुरल नंबर और इंटीजर से ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर कंप्लीट रियल से आते हैं। अब आता है लास्ट में आर, जो मैंने बता दिया पहले, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? इन सबको मिला के जो बनता है, इन सबको इकट्ठा कर दीजिए, उसमें नेचुरल भी आ गए, उसमें इंटीजर भी आ गए, उसमें होल नंबर भी आ गए, उसमें रैशनल भी आ गए, उसमें इरेशनल भी आ गए। उन सबको मिला के जो बड़ा सेट बनता है उसको आप रियल नंबर का सेट बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा सभी नोटेशंस कैपिटल चलेंगी। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैं सबको अभी कितना लिखूंगा, यहाँ पे आपको कम पड़ेगा, मैं कुछ भी लिखूंगा आप सोचोगे यही होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। आप ये बता देता हूँ, इन सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे लिखेंगे तो सारा रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक वैसे तो एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप सी से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो रियल नहीं होता, दैट इज कॉम्प्लेक्स। 10th में एक जगह ऐसी आती थी जहाँ पे आप 4th चैप्टर, जब आप हल्का सा याद हो आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप लिखते थे, आपको याद हो, डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पे लेस देन 0 आ जाता था आप कहते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और जहाँ पे रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 11th में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एंड अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, देन इट इज इनफाइनाइट सेट। कैसे?
जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल अभी बताए हैं जो आपको प्री डिफाइंड सेट्स जिसको मैंने कहा था, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश एंड सो है ना। तो यहाँ पे हमें नहीं पता लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट इनफाइनाइट तक जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ठीक है, तो इस तरह से जो भी सेट होगा जिसमें लास्ट एलिमेंट का नहीं पता, दैट इज इनफाइनाइट सेट। दूसरा होता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल इफ ए इज ए सेट 1 2 3 4 5 6 बट लास्ट में आपको 100 बोल दिया, दैट मीन्स कि आपका जो नंबर है वो नंबरिंग जो है वो आपकी 1 से लेके 100 तक जा रही है। तो हमें पता है कि लास्ट फिक्स है कि 100 तक ही जाना है आपको, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट, ये आपके एग्जांपल है दोनों के। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो टोटल जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन करने के। फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड होता है आपका रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास टोटल मिला के 2 फॉर्म होती है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को, मतलब मीनिंग एक ही होगा बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो वहां पे हमने क्या किया था, ए ई आई ओ यू, ये आपने किया ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल बना ली, एक तरह से टेबुलर फॉर्म है, टेबल रिप्रेजेंट की है इसकी। तो ए ई आई ओ यू ये आपका टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसी को या फिर रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसी क्वेश्चन को, उसी सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट मीन्स सेट बिल्डर क्या होता है, रूल मेथड एक ही बात है। रूल मतलब एक रूल बना देना आपको, एक रूल बना के और उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है एक रूल से। और इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म मतलब वही है, मतलब एक सेट बिल्डर करने वाली एक फॉर्म बना देनी है आपको, इससे सेट सारा आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोटेशन यूज करते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे लैक्स में हो, कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, आप रिप्रेजेंट एक्स से करोगे उसको, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज, अब यहाँ पे क्या आएगा, सच दैट के बाद आएगी कंडीशन, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने वो सेट को लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कट पता है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स है ना। तो आप लिखेंगे एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स हैं। तो आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, मीनिंग दोनों का एक ही है बट रिप्रेजेंटेशन करने का जो वे है वो डिफरेंट था। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म थे। इफ ए इज इक्वल टू 3 6 10 3 6 9 एंड सो ऑन अप टू 39। सपोज ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। अब आपको बोल दिया जाए सपोज कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे। इसको पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि है क्या एक्चुअली। आप देखेंगे 3 की टेबल है, 3 6 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 की टेबल जा रही है, बट 3 की टेबल तो 30 तक जाती है ना। तो ये गए हो 39 तक, इट मीन्स कि 13 टाइम तक करना है। 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, यानी कि 11 3 इंटू 11 3 इंटू 12 3 इंटू 13 आएगा। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। देखिए कोई भी टेबल है, कोई भी मल्टीपल होता है किसी भी नंबर्स का, तो आप उसको 3n 4n 5n जो भी उसकी टेबल है, जैसे 5 की टेबल है तो 5n, 6 की टेबल होती है तो 6n, तो 3n सच दैट। एंड फिर क्या होगा, n की वैल्यूज देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कब आएगी, जब n को रखा जाएगा 1, ठीक है। फिर 6 कब आएगा, जब n को रखा जाएगा 2, फिर 9 कब आएगा, जब 3 रखा जाएगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स रखने हैं। देखिए 1 2 3 अगर आपको याद हो तो 1 2 3 क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। तो आप इसको ये कह सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन इक्वल टू 13।
आप इसका मतलब समझ सकते हैं आप सभी। यानी कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं तो ऑटोमेटिकली वो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप n को पहले रखेंगे 1, नेचुरल नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 1 जा 3, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इसी से। फिर नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर 2, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा 39। 39 जब आएगा जब यहाँ पर आपके पास n जो होगा वो 13 रखा जाएगा। सो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 13, यानी कि 13 और उससे लेस की आपको वैल्यूज रखनी है। क्लियर? तो ये था इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी केस को मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये लास्ट टर्म नहीं होती, यहाँ पे लास्ट टर्म मींस 39 नहीं होता। सपोज अगर 39 नहीं है तो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो हमें ये नहीं पता कहां तक जाना है, और कहां तक जाना है ये नहीं पता। तो जो ये कंडीशन लगाई थी कि हमें 13 तक गए थे, यहाँ पे हम यहाँ पे 13 तक लेके गए थे इनको, तो ये 13 तक हमें नहीं पता 13 तक जाएगा कहां तक जाएगा। तो आप इस पॉइंट को यहां से हटा देंगे, तो आप यहां से इसको यहां से हटा दीजिए बस। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सिर्फ यहां तक करना है। अब n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर्स आप सभी जानते हो 1 2 3 4 इनफाइनाइट ही होता है नेचुरल नंबर का सेट भी, है ना। तो आप इनफाइनाइट तक ही जाना है तो n बिलोंग्स टू n लिख देंगे, सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू 2, a में सिर्फ 2 है ना, तो एक सिंगल एलिमेंट है, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, फिर होता है नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तीनों का मतलब एक ही है, नल सेट कह लो तो भी वही है, एम्प्टी और वॉइड। क्या होता है नल, एम्प्टी, वॉइड होता है जो बिल्कुल नल है, वॉइड है, खाली है, दैट इज ए इज ए सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो देखिए नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या तो आप ब्रैकेट्स को एम्प्टी रखिए, खाली रखिए, कुछ भी नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना। ये मत सोचना कि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो जीरो ही तो होता है, आपको खाली छोड़ देना। अगर जीरो लिख दिया तो वो जीरो एलिमेंट में आ जाएगा, तो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो नल सेट के लिए आप इसको ब्लैंक ही रखेंगे, खाली रखेंगे इस ब्रैकेट्स को। और 5 इसको बोलते हैं 5। ठीक है, तो या तो आप 5 से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर सिंगल या ब्लैंक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों मिक्स मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 और फिर ऐसे लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना, ये दोनों ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एम्प्टी सेट के लिए तो ये वाला सिंबल यूज कीजिए या ये वाला सिंबल यूज कीजिए, कोई भी एक यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट है, काउंटिंग करनी सबको आती है, काउंटिंग कर लीजिए जितने भी एलिमेंट है, दैट इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल इफ ए इज 2 4 6 8, ठीक है ना, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको लिखने का जो मेथड है वो है वे है आपका NA। कार्डिनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो NA होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दैट इज 4, ये 4 है। तो कितना भी हो सकता है कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होते हैं, 2 सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। कब कहते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सपोज ए में 4 एलिमेंट है और एक और सेट आपके पास है जिसमें भी 4 एलिमेंट है, यानी कि बी, सपोज ए बी सी डी, ए में था 2 4 6 8, सपोज बी में है आपका ए बी सी डी। तो आप देखेंगे दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम है तो वो सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। सो सेट ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन इट इज सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, इक्वल मतलब जिसमें एलिमेंट्स इक्वल है। अब एलिमेंट इक्वल का मतलब ये हुआ, सपोज ए इज 1 2 3, बी इज 3 1 2, सी इज 2 3 4,
D is 1 2 2 3 4 1 2 2 3 ले लेते हैं। अब आपके सामने 4 सेट्स आपको गिवन है, ABCD 4 सेट आपको गिवन है। A में आपका 1 2 3 है, B में आपका 3 1 2 है, C में आपका 2 3 4 है और D में है 1 2 2 3। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब मैं बता दूं इक्वल सेट कौन कौन से सेट इक्वल है इसमें। देखिए इसमें है 1 2 3, इसमें है 3 1 2। तो देखिए सेट की एक बात याद रखिएगा, सेट में नंबर जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे अरेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने ही चाहिए बस। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 और 3 आगे पीछे हो, फर्क नहीं पड़ता। सो A इक्वल टू B, A और B इक्वल है। C पे आ गई, C में क्या है 2 3 4, 2 3 4 का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, बट A में देखिएगा 1 2 3 था। ठीक है, तो इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, फिर इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो मतलब क्या हुआ C इक्वल नहीं होगा। और B में क्या इक्वल नहीं हो, क्यों, A और B तो इक्वल है, तो B और C भी इक्वल नहीं हो सकता और C और A भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, जिसके भी आपको इक्वल करने के लिए बोला गया है, उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आ जाइए डी सेट पे। डी सेट में है 1 2 2 3। ठीक है, अब एलिमेंट चाहे कितनी बार भी गिवन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है होना चाहिए। इसमें 1 है, यस इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब ये मत कहना इसमें डबल 2 है, अगर डबल 2 हो, ट्रिपल 2 हो, चाहे 10 बार 2 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये 2 बार आया, लेकिन इसमें 2 बार एक ही बार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है 2 तो है ना, बस इतना ही काफी। तो 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, सो ये सेट डी भी इसके इक्वल है। मैं कैसे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जिसके एलिमेंट्स सेम होते हैं, चाहे कितनी बार भी आए उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होने चाहिए सारे के सारे, देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं, और नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। नेक्स्ट जो वीडियो 11th की डालूंगा जब मैं, उसमें आपको 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दूंगा जो आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको आज वाला जो लेसन मैंने करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सो मेरे चैनल को अगर आपने अच्छा समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने आसपास जितने बच्चे 10th 11th 12th जो भी है उनको ये मेरा ग्रुप जो है, जो मैंने बना रखा है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, ये जरूर उसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ पाए। सो इसी के साथ थैंक यू।